जय भीम दोस्तों। आज हमारे साथ में माननीय एडवोकेट साहब सुरेश चंद्रा, मास्टर सुरेश चंद्रा जी मौजूद हैं और स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल एंड जय भीम संसार यूट्यूब चैनल से अभी साहब लाइव करके हटे हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ इनके चलते रहते हैं और जो टीवी मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, वहाँ से अक्सर इन्हें बुलावा रहता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर लगातार इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अपनी बीएसपी के स्टार प्रचारक है। सर, मैं स्टार प्रचारक की भूमिका के साथ ही लोकसभा 2024 इलेक्शन का टाइम चल रहा है और बहुत ही इस समय लोकप्रियता ऐसा महसूस किया जा रहा है कि 7 प्रत्याशी जो दिल्ली से हैं हमारे, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उनकी। इसका क्या मतलब रहस्य है? देखिएगा, अभी मैं जैसा आपने जिक्र किया, मैं अभी दूसरे चैनल पे बात कर रहा था, अपनी बात रख रहा था। तो जो आपने प्रश्न किया है, प्रश्न तो 2-2.5 लाइन का है बस। जी साहब जी। लेकिन जवाब बड़ा विचित्र है। जी। जवाब क्या विचित्र है कि जब हम लोग दिल्ली की जो मलिन बस्ती हैं, जी, जो जिनको जे क्लस्टर कहा गया है, राइट, जे सलम के नाम से जानी जाती हैं, जी जनाब, झुग्गी बस्ती जिनको कहते हैं, पुनर्वास बस्ती कहते हैं, जे कॉलोनी, दैट इज़ कॉल्ड जे कॉलोनी, और जो इस तरह की कॉलोनी है जो आज भी नाले के किनारे बसे हैं लोग, रेल की पटरियों के किनारे आज भी हैं, उन लोगों को हम उस तरह की चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम चर्चा करने जाते हैं, अपने दल की विचारधारा बताते हैं, तो वो लोग आज हमको जवाब देते हैं। और कभी कभी तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो समझाने उनको गए थे, वो हमको समझाने लगे हैं। क्या समझाने लगे हैं? वो कहते हैं कि हमें याद है, हमें याद है। क्या याद है? कि मोदी साहब का हर वायदा याद है। वो कहते हैं कि आज उन्होंने रोजाना के हिसाब से एक नया वादा किया, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। हमने कहा भैया वो तो गारंटी दे रहे हैं। तो लोग हमें समझाते हैं उल्टा कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, मोदी साहब गारंटी दे रहे हैं। हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि इस देश में वो आदमी गारंटी देने लगा है जिसके पल्ले खाक नहीं है, जो झोली और डंडे उठाने की बात पहले कह चुका है। जी, वो आदमी गारंटी दे रहा है। मतलब सबको बर्बाद करके झोला उठा करके चल देंगे और चल भी दिए। उनके डायलॉग को लोग बोल रहे हैं कि साहब उन्होंने उस दौरान कहा है कि जब मेरे काबू से कोई बाहर बात हो जाएगी, जी, तो मतलब छोड़ के चल देंगे। जब मैं देश को बेच चुका हूँगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने के कगार पे है और बर्बाद होना शुरू हो जाएगी, तो उस दिन अपन तो झोली डंडा उठाएगा और चल देगा। मतलब सबको बर्बाद कर दिया। तो आज जनता कहती है, और बिल्कुल जस्ट कई लोग तो आपकी तरह ही मुस्कुरा करके जवाब देते हैं कि साहब आप हमारे विद्वान साथी हैं, आप साहब क्या बात कर रहे हो, वो गारंटी दे रहे हैं। हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारे साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद करने की गारंटी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, गारंटी वो इसी बात की दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री पद पर होकर उनको गारंटी देने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी क्या नौबत आ गई जी? तो हाँ, आज उनको नजर आता है कि जो मैंने वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं कर पाया हूँ। गारंटी रोजाना अच्छा इंसान देता है। रोजाना एक ऐसा वायदा किया जो वायदा अपने आप में पूरा न हुआ, और वायदे पे वायदा, वायदे पे वायदा, वायदे पे वायदा होता रहा। पिछले वायदे भूल ही गए कि उन्होंने क्या वायदा किया था। तो ऐसे ही वो भुलक्कड़, हमारी मजबूरी भूलने की कि हम तो देख रहे हैं आज क्या वायदा कर रहे हैं नया। तो ऐसे करके लोग कहते हैं, और वो कहते हैं हमें याद है साहब, नोटबंदी हम भूले नहीं हैं। बहुत बढ़िया।
जब बेटी की शादी, हम सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए और जब हमने उनको पुराने वाला नोट दिया, 1000 वाला नोट दिया, तो उसने कहा कि बाबूजी 1000 वाला नहीं चाहिए, हमको आप 100 वाला दो। अगर 100 वाला नोट दोगे तो सब्जी आप ले जाना, नहीं तो हमारी सब्जी यहीं छोड़ जाओ। आए है रे, 100 रुपये के नोट पर बहन बेटी की बारात का खाना दाना रुकने की स्थिति में आ जाए, ऐसी नोटबंदी हम भूले नहीं हैं। मतलब लोगों हमें को याद है, कम और दुख याद है। हमें याद है। वो कहते हैं, ये बात भी हमें अच्छी तरीके से याद है अब, और अब समझ में भी आ गई है कि मोदी साहब प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान को तो डराते हैं, लेकिन चीन से डरते हैं। चीन से पाकिस्तान तो भारत का ही एक टुकड़ा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और कल को भी माननीय बहन जी जैसा शासक आ गया राइट, तो पुनः वो दोनों पूरा का पूरा अखंड भारत हो सकता है। लेकिन चाइना जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो मोदी जी उससे तो डर रहे हैं जी। हमें पूर्णतः याद है। वो लोग कहते हैं हमें याद है कि जब मोदी जी जर्मन और जापान जाते हैं तो वहाँ हमारे इस देश के सबसे बड़े धर्म का स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा मूर्ति ले जाते हैं और वहाँ जाकर के दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। फिर श्री राम भूल जाते हैं, और फिर वहाँ से आकर के वही नफ़रत की बातें करना यहाँ शुरू कर देते हैं, ऊंच नीच की बात शुरू कर देते हैं, जातीयता की बात कर देते हैं, जबकि वहाँ जाकर के ये दिखाते हैं कि तथागत गौतम बुद्धा बड़े शांति के दूत रहे हैं। हम तो उन्हीं के तो अनुयायी हैं, उन्हीं के भूमि से आए हैं, और दूसरे देश ये मान करके कि ये सच्चे लोग होंगे, उनको भरपूर मात्रा में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ आकर के फिर उनकी जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली उसी तरह की है। और लोग कहते हैं कि हमें पूर्णतः याद है, क्या याद है कि यूपी में बीजेपी के विधायक और सांसदों के साथ मारपीट के हाथ से अब हमें याद हो गए हैं। इसका मतलब हुआ कि बीजेपी का जो दल है अपने आप में, उस दल से लोगों में नफरत पैदा हो गई है। उन्हें पूर्णतः याद है, वो अभी तरोताज़ा बात कर रहे हैं। आज भी मैं घूम कर के आया हूँ, लोग कहते हैं साहब हम भूले नहीं हैं, दोपहर की बात है जी जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का पंडाल तोड़ दिया लोगों ने। हमने कहा भाई हम तो इस तरह की नेचर का कहीं वो नहीं चाहते, हमारी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की ये कहीं गतिविधि भी नहीं है, ना सोच है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। वो कहते हैं साहब शांति प्रिय लोग आप हैं, वे लोग नहीं हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं हैं। तो जिन लोगों ने पंडाल में तोड़फोड़ की है वो भी ये कह रहे हैं कि हम वोट से तो तुम्हारा विरोध कर ही रहे हैं बीजेपी वालों, हम आमना सामना करके तुम्हारा भी विरोध इसी तरीके से कर रहे हैं और करेंगे। और देखिएगा वो लोग ये कहते हैं, वहीं से तो ये माहौल बन रहा है। देखो आपका सवाल केवल एक लाइन का था कि बसपा के हित में कैसे रुझान बढ़ रहा है। वो रुझान बढ़ने के कारण यही है, वो लोग कहते हैं कि हमें पूर्णतः याद है। क्या याद है कि कोरोना के टाइम में, जानलेवा ही था सारा, कोरोना के टाइम में जो ताली और थाली पिटवाई थी, बजवाई थी जी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ था, नुकसान हुआ था। तो जो एक वैज्ञानिक तरीके का विरोध किया बीजेपी वालों ने, तो हम उसको भूले नहीं हैं, हमको पूर्णतः याद है। कहते हैं लोग, देखो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो बिल्कुल साधारण रेडी पे से आया है, वो आदमी कह रहा मेरे से
बाबूजी कुत्तों ने जो लाश को नोच नोच करके खाया, वो सीन आज भी हमें याद है, हम भूले नहीं हैं। तो बताओ हम कैसे बीजेपी को वोट दे दें? आप भले ही देर से आए हो हमारे पास, आए तो हो, नहीं भी आते तब भी हमें आपका चुनाव चिन्ह हाथी याद है। तो हमारा मनोबल और जो ये रुझान है वो इन आधारों पर बढ़ रहा है। आए हैं लोग किस तरीके से कहते हैं, मेरे से कहते हैं कि बाबूजी गंगा में लाशों का तैरना अभी हम भूले नहीं हैं, वो हमें पूर्णतः याद है। और हमें जो अनजान अधजली लाशें थी उनका अंबार हमने देखा है। अभी हम वो टीवी के सीन भुला नहीं पाए हैं, तो हमें पूर्णतः याद है, तो हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बाबूजी कंधों पर लाश को ले जाना, साइकिल के कैरियर पर लाश को ले जाना, रिक्शा रेड़ी में लाश को ले जाना आज हम भूले नहीं हैं। हमको वो भुखमरी पूर्णतः याद है। तो बताओ ना, जिन्होंने भूख के कगार पर हमको छोड़ दिया, भूख को मार दिया, हम उनको दुश्मनों को कैसे भूल जाएं? आज हम पुनः उनको राजा बना दें? आज वो लोग कहते हैं कि इलाज की सुविधा ना मिलने पर गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रसव काल में, प्रसव प्रक्रिया के लिए जब वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल घूम रही है, 6 हॉस्पिटलों पर जाने के बाद भी उसकी प्रसव पूरा नहीं कराया गया और उसने दम रास्ते में छोड़ दिया। तो बाबूजी भले ही हमारे साथ नहीं बीती है, लेकिन जनता के साथ तो बीती है। सीन तो उन्होंने दिखाए हैं हमको, कॉमर्शियल चैनल नहीं। तो आज हम ऐसी सरकार को कैसे भूल जाएं जिनके शासनकाल में ये काम हुआ हो? अभी कितने दिन पहले की बात है? अरे भाई 2020 की तो बात है। तो बाबूजी बताओ ना, हम कैसे भूल जाएं इन चीज़ों को? हमें पूर्णतः याद है बाबूजी। आप हमें ज़्यादा और गंभीर ना करो, वोट आपके हाथी की पक्की है, तो उससे ही रुझान बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबूजी हमें पूर्णतः याद है कि रोजी रोजगार और नौकरी का खात्मा करना हमें बीजेपी का सबसे बड़ा कर्तव्य पूर्णतः याद है। और वो कहते हैं, क्या बाबूजी हम मॉब लिंचिंग को भूल जाएंगे? जो हाथ लग गया वो ही मार दिया। तो बाबूजी हम उसे भूले नहीं हैं। और बाबूजी हमें ये याद है कि जब मारपीट करने पर हमारे समाज के आदमी के साथ मारपीट की जा रही है और पिटने वाला युवक पैर पकड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है और जान की दुहाई दे रहा है, मांग कर रहा है कि मुझे बख्श दो, और इन काफिर लोगों ने उसको बख्शा नहीं, उसकी जान ले ली। तो ऐसे मरते हुए आदमी के सीन हमने देखे नहीं हैं। भले ही कॉमर्शियल चैनल ने दिखाए हों, लेकिन व्हाट्सएप पे तो हमने बाबूजी देखे हैं। तो व्हाट्सएप पर कोई झूठी खबरें थोड़ी ना जाती हैं। व्हाट्सएप वाले भी तो एक समाज का नेक काम कर रहे हैं। जो बातें गोदी मीडिया नहीं कर पा रहा है, जो बिकाऊ मीडिया नहीं कर पा रहा है, वो केवल एकमात्र एक तरफ की खबरें दिखाता है। अगर सोशल मीडिया ना हो, आप जैसे पत्रकार ना हो, तो फिर तो ये सच्चाई की बातें भी हमारे सामने नहीं आ पाती। इसलिए बाबूजी हम उन चीज़ों को भूले नहीं हैं। और देखिएगा, हम भूल जाएंगे क्या? रेल, मेल, गेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, बंदरगाह, बड़े बड़े होटल, जहाँ पर मेरे परिवार के लोग नौकरी करके घर के लिए खाने की व्यवस्था करते थे, रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पूंजीपतियों का हाथ बेच दिया है। तो बाबूजी हम भूले नहीं हैं, हमें एक एक चीज़ याद है। और हमें बाबूजी याद है अभी हाल का क्या, देखिएगा हम भूल गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता और उसमें भी बहुजन समाज के लोग और समझदार विद्वान प्रवृत्ति के सर्व समाज के लोग
जब ये कहते हैं आंखों में पानी आ जाता है कि जो अग्निवीर के नाम पर भर्ती की गई, 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में करते करते वो पहली दूसरी साल में ही कहीं शहीद हो गया, बॉर्डर पर शहीद हो गया। तो जो उसकी बीवी की उम्र हुई वो 20-25 साल हुई, 21-22-23 साल हुई। तो वो जो युवा विधवा है वो अपनी ज़िंदगी बाबूजी कैसे पार करेगी? कोई पेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, ना कोई मेडिकल की सुविधा है, ना उसको कोई किसी भी तरह का लाभ है। तो बाबूजी उसका परिवार कैसे व्यतीत करेगा, ज़िंदगी कैसे व्यतीत करेगा? अगर कोई बच्चा है तो उसकी कैसे शिक्षा दीक्षा कराएगा? तो ये जो बीजेपी की खामियां हैं, उन खामियों को लोग भूले नहीं हैं, और हमारे याद कराने से पहले ही वो लोग इन बातों को कहते हैं। और इन बातों को ऐसे ही नहीं कहते हैं, प्रूफ के साथ कहते हैं। जो बैकवर्ड के लोग हैं वो कहते हैं बीजेपी कोई दोषी नहीं बता रहे हैं, वो कांग्रेस को भी दोषी बता रहे हैं। और वास्तव में मानवर कांशीराम साहब का जो वो सिद्धांत है, कौन सा, कि बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाबूजी जो पहले वाली रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट थी? जो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट थी। कौन सा कालेलकर कमीशन? ये धारा आर्टिकल 340 के तहत संविधान राष्ट्रपति को एक ताकत देता है। क्या ताकत देता है? कि जो आरक्षण के ऊपर बावेला मचता है, तो उसके लिए अभी राष्ट्रपति ऐसा एक आयोग गठित करेगा, जो आयोग समाज में जाकर के ये सर्वे करेगा और रिपोर्ट दाखिल करेगा कि अभी अनुसूचित जाति जनजाति की तरह और कौन कौन सी कौमें इस देश की हैं जिनको आरक्षण की सुविधा की ज़रूरत है। तो पहला कमीशन काका कालेलकर कमीशन बना था, जिसकी रिपोर्ट आई, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। तो इसका दोषी कौन था? तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद दूसरा जो कमीशन गठित किया गया वो मंडल आयोग गठित किया गया था। उसमें भी यही डिमांड थी कि सर्वे कराए जाएं और कौन कौन से लोग, कौन कौन सी बिरादरियाँ, 6743 बिरादरियों में उन 3 बिरादरियों को छोड़ करके क्या उनको भी कौन सी कास्ट को ज़रूरत है। तो उसकी भी जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आ गई, तो उसको भी दैट टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और जो पहले वाला काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसकी रिपोर्ट को भी राजीव गांधी जी की माता श्री तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रद्दी की टोकरी में डाला था और वो रिपोर्टें लागू नहीं की थी। तो आज पिछड़े वर्ग के लोग भी और हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग भी और सवर्ण समाज के भी जो कमज़ोर लोग हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में कमज़ोर लोग हैं, वो लोग आज उस चीज़ को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा कांग्रेस ने भी किया है। केवल मात्र बीजेपी ही दोषी नहीं है, कांग्रेस भी दोषी है। और बीजेपी ने हर आरक्षण का विरोध किया है। मोदी साहब ने तो कई बार कहा है। आज मैं कांग्रेस वालों का एक तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। वो किस बात पर? वो इस बात पर कि मोदी साहब के जो 2013 के और उससे पहले के जो भाषण हैं, उनको वो निकाल करके छांट करके ला रहे हैं। अब मेरे वाले समाज के लोग तो आईटी के फील्ड में कुछ पीछे हैं, तो वो लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जब वोट कास्ट करने जाओ
तो सिलेंडर को नमस्ते कर, गैस सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। तो वो क्या है कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। अरे बीजेपी वाले लोगों, आपके राज्य में कौन सा सस्ता हो गया है? ये तो तुम सरासर चोरी कर रहे हो। लोग समझ नहीं रहे हैं कि चुनाव के दौरान तो सस्ता कर देते हो, बाद बाकी टाइम में महंगा रखते हो। तो ये क्या करते हो भाई? अगर कंपनी के पास इतनी सुविधा है कि उस रेट पे डिलीवरी दे सकती है, डिस्बर्स कर सकती है, तो फिर तुम काहे का लेते हो भाई इतना पैसा? तो ये आम जनता के लोग भी अब इस बात को जानने लगे हैं, और लोग अब एक बात भी जान गए हैं। मैं इतने कारण जो जनता से हासिल हुए हैं मेरे पास तो हैं ही हैं, मेरे पास तो हैं ही हैं, जो मैं आपके पास आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ और वो चर्चा कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के विषय में आज लोगों का रुझान, भारतीय जनता का रुझान प्रत्येक के से लेकर के जेके तक, जेके से लेकर के के तक, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और पुरी से लेकर के पोरबंदर तक, आज लोगों का रुझान जो बदल रहा है बसपा के प्रति हो रहा है, वो लोग इस बात को जान गए हैं कि लोकसभा में आरक्षण का बिल किसी और ने नहीं फाड़ा था, समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा था। तो आज बहुजन समाज के लोग ये बात समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि हमारे लिए बीजेपी भी उतना ही बड़ा हमारा विरोधी है, दुश्मन है, हमें जिंदा देखना नहीं चाहता। कांग्रेस भी उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, और सपा भी उतना ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। एक दल और रह जाता है जिसकी दिल्ली में सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री अब तक जेल में था, लेकिन क्या स्थिति है मानवर कांशीराम साहब के अल्फाजों में, मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के इसी देश में झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में रहेगा चुनाव के दौरान, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, और आप पार्टी का मुख्यमंत्री बाहर निकलेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, मैं उनका तो धन्यवाद अदा करता हूं, चूंकि उन्होंने ये कहा कि हम पर, भारत के लोगों पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने हमें संविधान दिया। इनसे पहले वाले भी मुख्य न्यायाधीशों ने बाबा साहेब की तुलना की है, और केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है कि बाबा साहेब के सिद्धांतों को सीधे, सच्चे और अच्छे रास्ते पर लेकर के चल रहा है। हमें किसी की धोखेबाजी, दलाली, किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है, रत्ती भर भी। मेरी माननीय बहन जी सर्वोच्च स्तर की नेता हैं, सिद्ध हो चुकी हैं। कैसे सिद्ध हो चुकी हैं? आज भी उत्तर प्रदेश में किसी का भी शासन हो, लेकिन वो जब लोगों में आप जाएंगे तो मेरी माननीय बहन जी को भूल नहीं पाएंगे। वो लोग कहते हैं कि साहब सरकार देखी तो मायावती जी की देखी। उनके शासन काल में बड़ी सुविधाएं थी, मान सम्मान था, और यहाँ तक भी था कि अनुसूचित जाति वर्ग की, जाति विशेष के लोग अगर थाने पहले जाते थे तो उनको जूते से ठोकर मार करके बाहर कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चली तो वही सीओ, वही एसपी, एसएसपी, वही डीएसपी, वही थानेदार ये बोलते थे कि भैया रमजिया, अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो? ये जो बेंच पड़ी है, ये बेंच आपके लिए तो बनी है, तो उधर बैठो। मतलब सम्मान मिलने लगा था। तो यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब का जो सिद्धांत है कि जितनी जितनी बहुजन समाज ने नालायकी छोड़ी है और लायकी का प्रदर्शन किया है, उतना उतना बहुजन समाज के संत महापुरुषों और बहुजन समाज के लोगों को इस देश में सम्मान मिलने लगा है।